ले आओ। संजना साहब प्लीज आप लिखना शुरू करिए। व्हाट इज डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच इन एंटिटी फ्रेमवर्क ASP.NET MVC5। नोट डाउन करें, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऋतिक बल्ला, आप प्लीज इसको लिखना शुरू करें कि व्हाट इज डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ओके, ऑफ एंटिटी फ्रेम। डियर, हमने लास्ट टाइम कोड फर्स्ट अप्रोच किया था। लिखी हुई है आपने? आपने लिखी हुई डेटा फर्स्ट बेस फर्स्ट अप्रोच की? ओके, हाँ जी। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है। इन डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच द एंटिटी फ्रेमवर्क क्रिएट अ मॉडल क्लास एंड प्रॉपर्टी corresponding टू द एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल एंड कॉलम। तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में क्या होता है कि एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर आपके मॉडल क्लास और प्रॉपर्टी क्रिएट होती हैं, जो कि आपके एग्जिस्टिंग डेटाबेस आपने उसके अंदर जो टेबल क्रिएट कर रखा है। यानी कि इसमें उल्टा है। जैसे मॉडल फर्स्ट अप्रोच में क्या है कि हम अपनी मॉडल के बिहाफ पर हम अपने टेबल्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हम पहले अपने डेटाबेस बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर अपने टेबल्स बनाएंगे, और उन टेबल के बिहाफ पर, टेबल्स के कोरस्पॉन्डिंग उनके बिहाफ पर हमारे पास क्या बनेगी, मॉडल क्लासेस बनेगी। जैसे आज आपकी असेसमेंट्स हैं सिक्वल सर्वर की, तो आपसे मैंने आप लोगों को सिक्वल सर्वर करवाया हुआ है। हमने क्रेड ऑपरेशन, उसमें इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ज्वाइंस, ठीक है, ट्रिगर, कर्सर, व्यू, इंडेक्स, स्टोर प्रोसीजर्स, ठीक है, और उसमें मैंने बहुत सारी चीजें मैंने आपको उसमें करवाई हैं। उन सभी का इस्तेमाल आप कर सकते हो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में। आप उनको पहले टेबल बनाओगे, टेबल बनाने के बाद ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा आपकी मॉडल क्लासेस में। ठीक है, तो ये क्या है, देखो ये एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, इसके ऊपर लगा तो इसके बिहाफ पर मॉडल क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब देखिए, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ये सिर्फ थ्योरी इतनी ही है। संजना साहब लिख रही हो? लिखो जी, पहले आप लिखो।
हो गया? यहां तक आपको कोई समझ में ना आया हो पूछो। डन है? प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसका। तो सभी स्टूडेंट पहले अपना SQL सर्वर ओपन करो, न्यू क्वेरी जनरेट करो। ठीक है, आप यहां से ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैंने राइट क्लिक करा, न्यू डेटाबेस, डेटाबेस का नाम हम यहां से क्रिएट कर देते हैं। जरूरी नहीं आपने क्रिएट डेटाबेस करके लिखना है। मेरे डेटाबेस का नाम मैं रख लेता हूं डीएवी। डीएवी, डीएवी नाम से कोई कॉलेज है, उसका हम बनाएंगे। ओके पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास डीएवी नाम से डेटाबेस बन गया। ठीक है, बहुत ही ईजी है। मतलब कि इसके लिए हमें क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम सेमीकोलन लिखने से छुटकारा मिल चुका है। हालांकि वो क्वेरीज आपने भूलनी नहीं है। आपने अभी मैंने जस्ट आपको पहले क्वेरी से सिखाया, अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको ऑटोमेटिक विदाउट क्वेरीज अगर आपने टेबल्स वगैरह क्रिएट करने हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, बन गया। अब यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं। टेबल पे मैंने क्लिक करा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉलम नेम ले लेता हूँ, स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, इसका डेटा टाइप मैं ले लेता हूँ इंटीजर। आपको कमांड तो आती है ना, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम पता है ना? यस, पेपर भी है तुम्हारा आज, भूल मत जाना। ठीक है, और SQL सर्वर के एग्जाम देंगे आप तो आपने बताना है कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में आज नहीं सर ने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच कराया है। ठीक है, तो उसमें SQL सर्वर का हमें बताया है तो हमें क्यों लर्न करना है। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में भी हमारी हेल्प कर सकता है। उसके बाद क्या है, स्टूडेंट नेम। तो मैं स्टूडेंट्स का नेम ले लेता हूँ और इसको हम ले लेते हैं एन varchar, राइट? varchar और एन varchar में डिफरेंस तो पता है ना? स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, उसके बाद स्टूडेंट ब्रांच। इसको डियर में जूम नहीं कर सकता क्योंकि ये डिजाइन वाला पार्ट है। एन varchar ले लिया हमने, नेम, रोल नंबर, नेम, ब्रांच। और क्या क्या लेना है जी बताइए? स्ट्रीम ब्रांच हो गई है, नेम हो चुका है, एंड मोबाइल नंबर। स्टूडेंट मोबाइल, इसको हम ले लेते हैं लॉन्ग इंट में। क्या कहनी है आप? बिग इंट, राइट? तो स्टूडेंट रोल नंबर को यहां से सिलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर हमने क्या करना है, प्राइमरी की लगानी है, तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके देखो यहाँ पे आ गया सेट प्राइमरी की। आ गया ना? आपने क्या करना है, ऐसे राइट क्लिक करना है स्टूडेंट और प्लस सेट प्राइमरी की। तो देखो लग गई प्राइमरी की। आपको ये मैंने कोडिंग से करवा रखा है। अब हम थोड़ा थोड़ा डेटाबेस ऑफ फर्स्ट अप्रोच में डिजाइनिंग के थ्रू भी सीखेंगे। इससे हमारा जो जो वर्क है उसमें रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो सकता है, यानी कि बहुत फास्ट बना सकते हैं, हमें समय हमारा बच सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे सेट प्राइमरी की किया। उसके बाद मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ये मेरे से टेबल का नेम पूछ रहा है। मैंने टेबल का नेम रखा है स्टूडेंट, राइट? स्टूडेंट, ओके कर दिया। और मेरे पास टेबल क्या हो जाएगा, वो रेडी हो गया बन के। यहाँ पे देखो, मैं इसको, ये देखो स्टूडेंट नेम से टेबल। हाँ जी, कंट्रोल एस, उसके बाद टेबल का नेम आ जाएगा।
सभी अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करो। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क को चूज करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच प्लस एक्सेल एक्सपोर्ट एग्जाम्पल। थोड़ा ज्यादा बड़ा नाम ले रहा हूँ। ये डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच कर रहे हैं, प्लस एक्सेल एक्सपोर्ट का भी एग्जांपल देखेंगे हम यूजिंग एमवीसी कोड के थ्रू की कैसे काम करते हैं। ठीक है, यानी कि मैं कोड लिखूंगा, तब क्लिक करूंगा तो एक्सेल में डेटाबेस से डेटा एक्सपोर्ट होके आ जाएगा। ये कोड फर्स्ट अप्रोच में भी लगा सकते हैं। कोड से ही मैं आपको स्टाइल करना भी सिखाऊंगा, एक्सेल को हेडिंग देना, उसको कलर देना, सारा कुछ इफ एल्स लगा के। जो बच्चे मार्क्स जिनके कम है या फिर जिनका रोल नंबर 10-20 से कम है तो उन बच्चों के हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करो। तो यहाँ पे मैंने एम्पटी चूज किया है, यहाँ पे एमवीसी मैंने चूज किया है और क्रिएट पे क्लिक करा। तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन कर लो यहाँ से ऐसे। ठीक है, बहुत ही इजी है। कोड फर्स्ट अप्रोच आता है तो उसमें तो हमें मॉडल बनाना पड़ता था, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सारा कुछ ऑटोमेटिक बना कर देगा। सिर्फ हमने क्या करना है, कंट्रोलर बना के कोड करना है। और सारा कोड वही है जो कोड ऑफ फर्स्ट अप्रोच में किया था, डिटेल का, एडिट का, डिलीट का, अपडेट का, एवरीथिंग। ठीक है, आपने करना क्या है, देखो आपने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में ऐड ऑन करने से पहले सबसे पहले आपने अपने एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, आपने मैनेज नगेट पे जाके एक आपने एंटिटी फ्रेमवर्क पक्का इंस्टॉल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या करना है, मैनेज नगेट पैकेज पे जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है एंटिटी फ्रेमवर्क। इसको मैंने चूज किया और स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ से हम एंटिटी फ्रेमवर्क को चूज कर लेते हैं, दिस वन, और इसको यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर चलकर देखते हैं क्या हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क उसके अंदर आ चुका है। बिल्कुल आ चुका है, ये देखिए जी, एंटिटी फ्रेमवर्क सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। हमें कैसे कंफर्म होता है कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क आ चुका है, तो वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल से हमें पता लगता है कि क्या वहाँ पे हमारे पास उसका
XML के अंदर जो वेब डॉट कॉन्फ़िग है उसके अंदर क्या एंटिटी फ्रेमवर्क का पैकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन आई है कि नहीं आई है, राइट? अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, हम क्या करते थे, इसमें कनेक्शंस बनाते थे। अभी हमें कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। कनेक्शन हमारा ऑटोमेटिकली डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच हमारे लिए बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, उसके लिए देखो हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले तो अपने एंटिटी फ्रेमवर्क को ये बताना होगा कि मैं कौन सा डेटाबेस यूज करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्वर एक्सप्लोरर पे जाएंगे, राइट साइड राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड कनेक्शन आपने करना है। मेरे सर्वर का नाम है NTZ-LAP-092, राइट? तो मैंने ये चीज ऐड ऑन कर दी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से मैंने DAV नेम से जो मेरे पास डेटाबेस था उसको सिलेक्ट करा और ओके कर दिया, ठीक है जी। ओके करने के बाद वो यहाँ पर ऐड ऑन हो चुका है। टेबल्स में जाएंगे तो देखो जो मैंने स्टूडेंट नेम से टेबल बनाया था वो यहाँ पर आ चुका है। ओके, डन है? ओके नताशा, अब हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में राइट साइड जाओ, देखो यहाँ पे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है, हेयर डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, उस पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपने ऐड पे जाना है और यहाँ पे है न्यू आइटम, आपने न्यू आइटम पे क्लिक करना है। एक मिनट रुको, गलती होगी, ये भी नहीं है। न्यू पे क्या आ रहा है? ओके ओके ओके, मेरे पास अपनी ये अब ऐसे आ रही है, एक्चुअली मेरे में था सभी का ये न्यू आइटम करके ये चीज ओपन होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे डेटा पे क्लिक करना है, कर लिया? डेटा पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, राइट? और इसके यहाँ पे क्या नाम, जिसका नाम मॉडल 1 है ना? तो हम इसका नाम रख देते हैं DAV मॉडल नाम से बन जाएगा, राइट? आप किसी भी नेम से बना सकते हैं, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ DAV_मॉडल, ठीक है? ये DAV का मॉडल है, ओके? DAV मॉडल यानी कि DAV एक डेटाबेस का नाम है, कोई भी आप नेम दे सकते हैं, ओके? करें आगे? डन है? डियर यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, तो जस्ट मैंने एक नेम दिया है। डियर यहाँ से डेटा में जाना है, यहाँ से ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल को सिलेक्ट करना है, हो गया? उसके बाद ऐड पे क्लिक करो, मैंने ऐड पे क्लिक करा, जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो आएगी। अनन्या जी प्लीज आप फोकस इधर रखिए, मोबाइल तो बाद में यूज करना। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन अवेलेबल है EF डिजाइनर फॉर डेटाबेस, है ना? तो आपने EF स्टैंड फॉर एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर फॉर डेटाबेस, आप इसको चूज करेंगे और यहाँ पे लिख भी रखा है क्रिएट अ मॉडल इन अ एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर बेस्ड ऑन अ एग्जिस्टिंग डेटाबेस। एग्जिस्टिंग डेटाबेस के बेस पे ये क्या करेगा आपके लिए, एंटिटी फ्रेमवर्क आपके टेबल्स को डिजाइन करेगा। यू कैन चूज द डेटाबेस कनेक्शन सेटिंग फॉर द मॉडल। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो देखो इसने अपना डेटाबेस कनेक्शन यहाँ से उठा लिया। आप यहाँ से कनेक्शन को न्यू कनेक्शन भी अगर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप न्यू कनेक्शन से हेल्प से भी आप उठा सकते हैं, वैसे इसने बाय डिफॉल्ट उठा रखा है। मैंने क्लिक कर दिया है, अभी थोड़ा वेट करो, देखो ऐसे वाला विंडो ओपन हो जाएगा अगर आपने कोई और ओपन करना हो। वैसे तो मैंने DAV ले रखा है, इसने DAV चूज कर लिया है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कनेक्शन कर लिया ना, और इसमें DAV नाम से क्या बनेगी, एंटिटीज बनेगी, राइट? तो उस पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये देखो टेबल आ गए, इसको सिलेक्ट करो, DBO को सिलेक्ट करो और देखो स्टूडेंट नाम से हमने चेक कर लिया। अगर आप इसमें स्टोर पीसेस बनाओगे, व्यूज बनाओगे, तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में काम करना बड़ा इजी है एज कंपेयर टू कोड फर्स्ट अप्रोच, क्योंकि
सिक्वल हर एक बंदे को आता है, तो सिक्वल प्रॉपर फॉरेन की प्राइमरी की लगा देगा, व्यूज बना देगा, ठीक है। बट कोड फर्स्ट अप्रोच भी लेटेस्ट है, मतलब कि थोड़ा ट्रेडिशनल लेवल का डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच हो गया। बट मोस्ट ऑफ द पीपल नाउ डेज फिर भी, क्योंकि पता है कोड फर्स्ट अप्रोच नया है, बट फिर भी डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में काम करना पसंद करते हैं। क्योंकि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर बना सकते हैं, अपने टेबल्स के व्यूज इंडेक्स बना सकते हैं, जो कि कोड फर्स्ट अप्रोच की कुछ लिमिटेशन है, जो वो वहां पर मुश्किल हो जाता है हमें वो चीजें करना, ठीक है। अब आपके जितने भी टेबल होते हैं वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते थे। उसके बाद अभी स्टोर प्रोसीजर तो हमारे पास कोई है ही नहीं, फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेबल होगा वो ऑटोमेटिकली इसकी मॉडल क्लासेस वगैरह बना देगा। देखो फिनिश हो चुका है। फिनिश होने के बाद ये बोल रहा है कि द रनिंग दिस टेक्स्ट टेम्पलेट कैन पोटेंशियली हार्म यू, डू यू स्टिल ओके कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, ओके करो। तो इसको मैं ओके किया मैंने, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके जो डेटाबेसिस से टेबल होंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप ओके करो। देखो ये चीज आ गई है, आपके पास कुछ इस तरीके से ये चीज आनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स की। ये स्टॉल कर लो, ठीक है, डन है। हाँ जी, यस, बोलो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो जो ये डीएवी अंडरस्कोर मॉडल है ना, यहाँ पर एक राइट साइड बना है, देखो डीएवी अंडरस्कोर मॉडल डॉट ईडीएमएक्स बना है ना। देखो हमारा टेबल बना हुआ है, वो यहाँ पे टेबल भी आ चुका है ना। तो ये जो बना हुआ है डीएवी अंडरस्कोर मॉडल करके, एक मिनट रुको, थोड़ा कंप्यूटर स्लो हो चुका है, ठीक है, ये मैंने इधर सेलेक्ट किया हुआ। नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, सिस्टम बड़ा हैवी हो गया, क्योंकि डॉट नेट के जो सॉफ्टवेयर हैं काफी हैवी हैं, मशीन काफी फास्ट है ये। हाँ जी। तो यहाँ पे देखो, ये मेरे पास डीएवी मॉडल डॉट ईडीएमएक्स नाम से कुछ इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। मैंने इसको वैसे जानकर क्लोज किया है, तो डोंट शो दिस मैसेज अगेन पे मैं ओके कर देता हूँ, ताकि मुझे बार बार ये मैसेज ना दिखे। ओके, तुम्हारा कंप्यूटर भी इतना ही टाइम ले रहा है। तो देखो इसमें दोबारा मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास बिल्ड का ऑप्शन है, मैं बिल्ड सॉल्यूशन पे क्लिक करता हूँ, और बिल्ड सॉल्यूशन पे चेक कर लेते हैं कि इन दिस प्रोजेक्ट क्या कोई एरर तो नहीं है, कि मैंने जो यहाँ पर ये इस चीज को एंटिटी फ्रेमवर्क को जो मैंने एडीओ डॉट नेट एंटिटी लिया है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। बिल्ड मेरा सक्सीड हो चुका है, देखो नीचे मैसेज आ रहा है, इट मींस जो मैंने ये लिया है इसमें मेरी कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो बहुत ही इजी है ये। आप इसको स्क्रॉल डाउन, यहाँ स्क्रॉल डाउन करो, इसको खोलो यहाँ से डीएवी अंडरस्कोर मॉडल डॉट ईडीएमएक्स, इसको ओपन करो। और एक चीज देखो, यहाँ पे मेरे पास एक डीएवी अंडरस्कोर मॉडल डॉट टीटीटी के अंदर एक डीएवी अंडरस्कोर मॉडल डॉट सीएस है। इस पे, इसके अंदर देखो ये फाइल स्टूडेंट डॉट सीएसएस फाइल बनी हुई है, और इसने देखो इसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली बना दी, स्टूडेंट रोल नंबर नेम ब्रांच बना दिया ना, और मोबाइल का भी बना दिया। तो देखो मोबाइल के लिए भी इसने ले लिया है, मैंने जिसके लिए लॉन्ग लिया था, बिगिंट लिया था, तो इसने इसके लिए भी इसको बना दिया, राइट। ये इसने ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग इसको जनरेट किया इसके एआई। और एक चीज और देखो, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फाइल हमें कौन सी चाहिए होती है, कंटेक्स्ट फाइल चाहिए होती है ना। तो कंटेक्स्ट फाइल कहाँ पर मिलेगी आप लोगों को, ये इधर देखिए, यहाँ पे लिख रखा है db अंडरस्कोर मॉडल डॉट कंटेक्स्ट डॉट टीटीटी, इसको ओपन करो, और यहाँ पे लिख रखा है db अंडरस्कोर मॉडल डॉट कंटेक्स्ट डॉट सीएस, और देखो यहाँ पे लिख रखा है पब्लिक पार्शियल क्लास dab एंटिटी कॉलर db कंटेक्स्ट। ओके, तो ये मेरे पास db कंटेक्स्ट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है जी, ये देखिए।
तो इसको मैं जब स्क्रॉल डाउन करूंगा तो इन्होंने देखो डीबी कंटेक्स्ट, यानी कि हमें ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, डीएवी एंटिटीज का बनाना है, राइट। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो? यस, नो प्रॉब्लम। और बस ये चीज हमें, इसके अलावा देखो इन्होंने यहाँ पे डीबी सेट लिख करके स्टूडेंट ऐसे कर रखा है, ये इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसने ऑटोमेटिकली ऑटो जनरेटेड कोड है ये, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। इसको सभी को क्लोज करो। बस जब भी आपने ऑब्जेक्ट बनाना तो आपने ये देखना है कि मेरी डीबी कंटेक्स्ट फाइल का ऑब्जेक्ट बनाना, तो आपको यहाँ से अपनी डीएवी एंटिटीज नाम से है, इसका ऑब्जेक्ट आपने बनाना है, राइट। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना कंट्रोलर बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे और एक हमारे लिए कंट्रोलर बनेगा। मेरे कंट्रोलर का नाम है होम, तो मैंने अपने कंट्रोलर का नाम होम रखा, तो मैं होम नेम रख रहा हूं, ठीक है। ये मेरा होम नेम से कंट्रोलर बन चुका है। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे डीएवी एंटिटीज, और एक चीज का ध्यान रहे, लास्ट टाइम मैंने आपको एंटिटीज का ऑब्जेक्ट बनाना सिखाया था, तो मैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाता था, ऐसे हम ऑब्जेक्ट बना लेते थे, न्यू डीएवी एंटिटी ऐसे ही बना लेते थे ना। आप जब भी कंपनी में काम करोगे या किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करोगे, तो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बनाना। क्यों? क्यों नहीं बनाना? क्योंकि जो डॉट नेट होती है वो बाय डिफॉल्ट वैसे तो गार्बेज कलेक्टर होती है, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे आप ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हो जिससे वो गार्बेज कलेक्टर खुद ब खुद नहीं हो पाती, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब मेरे पास ये होम कंट्रोलर कॉल हो तभी उसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो, तो उसके लिए हमें करना क्या है, आप इसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बनाकर छोड़ो और यहाँ पर आप क्या करो, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, ओके। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप क्या करो, इसको इनिशियलाइज करो, प्लस एक इसके पास है ना एक डिस्पोज नाम से मेथड होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है ओवरराइड डिस्पोज, ये देखो ये ऐसे करके टाइप करना है, पता लग गया। मैं एक बार दोबारा टाइप करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो सभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे लिखना है ओवरराइड स्पेस डिस्पोज और एंटर कर देना है। और यहाँ पर आपने क्या लिखना है, ओबीजे डॉट डिस्पोज, ठीक है। इससे होगा क्या, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो प्रोफेशनल डेवलपर लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं एंटिटीज का। आप वैसे तो चलेगा ही, बट वो मेमोरी ऑक्यूपाई लेके चलेगा, इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी भी सेव होती रहेगी। जैसे इसका फायदा क्या होगा, देखो सबसे पहले तो वो यहाँ से क्या करेगा, अपनी मेमोरी एलोकेट कर देगा। उसके बाद होगा क्या, ये मेथड कब चलेगा, जब वो ऑब्जेक्ट अनयूज्ड स्टेट में होगा, जब उसको लगेगा कि इस ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं है, कोई यूज नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसको क्या कर देगा, वो डिस्पोज यानी कि उसको मेमोरी से फ्री कर देगा। तो ये आप जब भी असेसमेंट्स देंगे आप अपनी एंटिटी फ्रेमवर्क से रिलेटेड, तो आप लोगों ने उस टाइम बताना है कि डिस्पोज क्या होता है। आपको इसके बारे में मैं लिखवा भी देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। व्हाट इज डिस्पोज, इसके लिए स्पेशल मैंने तुम लोगों के लिए रखा था। लिखो जी डिस्पोज मेथड। देखो जी, पहले डिस्पोज मेथड के बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज डिस्पोज मेथड। सभी स्टूडेंट्स इधर फोकस करेंगे, ठीक है। डिस्पोज मेथड क्या होता है, गार्बेज कलेक्टर प्ले द मेन एंड इंपॉर्टेंट रोल इन अ डॉटनेट फॉर अ मेमोरी मैनेजमेंट, सो प्रोग्रामर कैन फोकस ऑन द एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी। तो गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मेमोरी मैनेजमेंट में। तो सो प्रोग्रामर कैन फोकस ऑन एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी पे फोकस करे, इसको मेमोरी मैनेजमेंट से फोकस ना करना पड़े, ताकि ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन होती रहे। Garbage collector is a responsible for releasing the memory that is not being used by the application. गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, मेमोरी को रिलीज करता है जब हमारी एप्लीकेशन में उसका कोई भी ऐसे रिसोर्सेज जिसका यूज में नहीं है। बट गार्बेज कलेक्टर हैज अ लिमिटेशन दैट it can reclaim on release only memory which is used by managed resource। एक मैनेज रिसोर्सेज होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही वो रिक्लेम कर सकता है, उनकी मेमोरी को क्या कर सकता है, फ्री कर सकता है। बट कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जो हमारे पास अनमैनेज होते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी से रिलीज नहीं करा सकते। फॉर दिस फीचर
we use dispose method, जो मैंने अभी यूज किया है. There are a couple of resources which garbage collector is not able to release. It doesn't have a information about that. How to claim a memory for those resources like file handler, window handler, network sockets, database connection, etc. Right? If your application use these resources, that it program responsibility to release unmanaged resources. यानी कि कई बार गार्बेज कलेक्टर को इंफॉर्मेशन नहीं होती आपके अनमैनेज्ड रिसोर्सेज के बारे में, जैसे फाइल हैंडलर होता है, विंडो हैंडलर होता है, नेटवर्क सॉकेट्स होता है, डेटाबेस कनेक्शंस होता है. तो इन मेमोरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मतलब कि इनको मेमोरी से फ्री करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्पोज मेथड का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, if we open a file in our program and not close it after processing, then that file will not be available for other resources, or it is being used by other applications, so that then they cannot not open or modify the file. मान लो आपने कोई फाइल ओपन किया, आप उसको क्लोज करना भूल गए, कुछ ऐसा वैसा हो गया, या वो मेमोरी में ऑटोमेटिक है तो आप उसको राइट नहीं कर पाओगे, डिलीट नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए हम डिस्पोज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको क्लोजिंग करने के लिए या कुछ भी. ठीक है. फॉर दिस पर्पस फाइल स्ट्रीम क्लास प्रोवाइड डिस्पोज मेथड. We must call this method after file process finish, otherwise it will throw exception, access denied, or file is being used by other program. ये आपने एरर देखा भी होगा, राइट? सो ये डिस्पोज मेथड है, आपने इस तरीके से एक्सप्लेन करना है. आप बोलो कि सर अगर हम डायरेक्ट अपने कंट्रोलर के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अनमैनेज्ड रिसोर्सेज होगा, तो वो कई बार मेमोरी गार्बेज नहीं कलेक्ट कर पाएगा. तो हमने इसके लिए ओवरराइड डिस्पोज नाम का मेथड होता है सी शार्प के अंदर. जैसे ही वो यूज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वहां से मेमोरी को रिलीज कर देगा. आपने बोला कि हमारे सर ने ये बताया था, तो हम इसलिए उन्होंने बोला है, स्ट्रिक्टली बोला है कि आपने इसका यूज करना है. इससे आपकी एप्लीकेशंस बेटर चलेगी और रिसोर्सेज भी ज्यादा मेमोरी कंजप्शन नहीं होंगे, मेमोरी रिलीज होती रहेगी. ठीक है. तो ये इसके बारे में आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये जब आप इन असेसमेंट्स देंगे, अगर आपको पढ़ना होगा तो आपके माइंड में ध्यान रहेगा इसको. या आप एक काम करो, लिख ही लो चलो, क्योंकि अगर मैं आपको कहूँगा कि मोबाइल से कैप्चर कर लो, बाद में बंदा लिखता नहीं है फिर. अभी तो चलो हमारे पास टाइम है तो आप लिख लोगे तो ज़्यादा वेल एंड गुड है. ठीक है? अगर आपने पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना, अगर आपने शॉर्ट में लिखना है, आपको लगता है कि मुझे ये समझ में आ गई है कहानी किस लिए यूज़ किया जाता है, तो 5-6 लाइनों में आप अपनी शॉर्ट वे से भी आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो. ये चीज़ क्या हो? ऋतिक बल्ला समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर, आ रहा है. ठीक. और जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होता है तो मुझे मैसेज कर दिया करो. आज तुम्हारा एग्जाम तो नहीं है ना? नहीं सर, आज नहीं है. अपने ग्रुप के, जो आपके ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं, उनका मुझे नेम भेज देना जिसका ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना है. ठीक है. ओके सर.
संजना साहब समझ में आ गया? आप संजना साहब कल भी आए थे? आप कल अपना कंप्यूटर सेटअप करा लेते पर फिर सर पढ़ा रहे थे, संजय सर पूरा दिन उन्होंने पढ़ाया। घर के भी कंप्यूटर सेटअप होते सारे कुंजन मैम। करें आगे? कोई बात नहीं, आप पता क्या करो नताशा, मीठा खा लो थोड़ा, ठीक हो जाओगी। रवि होगा ना, उससे चीनी ले लो। हिचकी लगी इतनी है ना, बंदा मीठा खाता है तो ठीक हो जाता है। अभी होनी शुरू हुई है जैसे कि खांसी। तो या कोई याद कर रहा है फिर आपने? हो गया संजना साहब? आप सभी ने अपनी तरफ से कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क में पोको एंटिटी क्या होती है। पोको एक होती है प्रॉक्सी एंटिटी, डायनेमिक प्रॉक्सी एंटिटी, आइडेंटिटी बोल देता हूँ, डायनेमिक प्रॉक्सी एंटिटी, पोको एंटिटी। व्हाट इज पोको एंटिटी? व्हाट इज डायनेमिक प्रॉक्सी एंटिटी? व्हाट इज स्केलर वेरिएबल? व्हाट इज नहीं, व्हाट इज स्केलर प्रॉपर्टी? व्हाट इज डायनेमिक, व्हाट इज नेविगेशन प्रॉपर्टी? स्केलर प्रॉपर्टी, नेविगेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ थोड़ा सा अपनी तरफ से रिवीजन जैसे पढ़ना, क्योंकि ये बहुत इजी है। टर्म्स कई बार पोको एंटिटी क्या होता है, डायनेमिक प्रॉक्सी एंटिटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ना व्हाट इज स्केलर प्रॉपर्टीज, सॉरी यार, व्हाट इज पोको एंटिटी, व्हाट इज डायनेमिक प्रॉक्सी एंटिटी, ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज स्केलर प्रॉपर्टी, व्हाट इज नेविगेशन प्रॉपर्टी। आप क्या करना देखो, आज वैसे करना जब तुम्हें टाइम लगे, जब तुम्हारा असेसमेंट्स हो जाए। आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच की हेल्प से करना। आपने क्या करना है, आपने एक टेबल बनाना है,
जिसमें प्राइमरी का दूसरा टेबल में आपने बनाना है वो फॉरेन की वाला, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देना। तो जब आप उसको ना डेटाबेस अप्रोच से करोगे, तो वो जब उसका डायग्राम बनाएगा तो वहां पे अपने आप मेंशन कर देता है वो व्हाट इज स्केलर प्रॉपर्टी, व्हाट इज नेविगेशन प्रॉपर्टी। तो वो जो कनेक्शन बनेगा ना, आपको उससे समझ में आ जाएगा। ये करके देखना, ठीक है। प्रॉपर्टी एंड स्केलर प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज इनको पढ़ना। लिख लिया था? हाँ जी, ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल कर शुरू करते हैं। हम कंट्रोलर पे थे तो मैंने यहाँ पे अच्छा डेटाबेस फर्स्ट कोड फर्स्ट अप्रोच में भी आपने ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाने हैं, ओके। अब हम इंडेक्स पे जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, where रिकॉर्ड इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट। देखो अपने उठा लिया ना, स्टूडेंट्स डॉट क्या आता था यहाँ पे, ठीक है, वही चीज है। ए टू जेड कोई कोड में चेंज तो नहीं है, जैसे मैंने कोड फर्स्ट अप्रोच में किया था, राइट। इतना करो पहले, करो। हरप्रीत समझ में आ रहा है? करें, यस। नेक्स्ट आगे। अब आपने क्या करना है, इंडेक्स पे राइट क्लिक करना है, ऐड व्यू पे जाना है, ऐड पे क्लिक करना है, यहां से आपने अपना मॉडल सेलेक्ट करना है, ये लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। मॉडल क्लास कौन सी है, स्टूडेंट। स्टूडेंट उठा लिया, देखो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, और यहाँ से देखो उसने एंटिटी अपना पिक कर रहा है वो, है ना। और ऐड पे क्लिक करना है तो ये आपके लिए ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। इजी लगा। कोड फर्स्ट अप्रोच वाले सारे वही तरीके हैं, क्रिएट के, डिलीट के, एडिट के, सिर्फ क्या था, हमें मॉडल नहीं बनाना पड़ा, हमारा डेटाबेस के थ्रू ऑटोमेटिक बन रहा है। बस हमारी मेहनत क्या है कि हमें टेबल बनाने पड़ेंगे। कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या हमें मॉडल, देखो मेहनत तो दोनों जगह है, पर सिक्वल सर्वर में बहुत इजी इसलिए लगता है कि सिक्वल क्वेरीज आती हैं, हम बहुत इजीली बना लेते हैं। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे सही लगे आप वैसे उसको फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो ये बन गया। अब आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ, देखो बहुत कमाल की चीज क्या है कि वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जब आप जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, तो देखो उसने कनेक्शन स्ट्रिंग अपने आप बना दी। ये देखो, बना दी ना कनेक्शन स्ट्रिंग। हमें कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप ही कनेक्शन स्ट्रिंग बना देगा। तो ये चीज है। तो मैं भी, मुझे वैसे पसंद सबसे ज्यादा डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है, क्योंकि इसमें स्टोर प्रोसीजर के साथ भी इसको कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारे हम खुद से SQL सर्वर क्वेरीज वगैरह भी लगा सकते हैं, इजी है। चलो जी, इसको रन करके देखते हैं हमारी आउटपुट क्या आती है। हमारे पास एंट्रीज डेटा तो है नहीं, हम मैनुअल एंट्रीज डाल लेंगे, ठीक है। यार SQL सर्वर तो ऑन रखना पड़ेगा ना, इधर से कौन जो ऐप हो गया वो मैंने भी ऑन रख रखा है, वैसे बंद करने से कुछ होता तो नहीं है, बट आप अगर आप रखोगे तो कोई फर्क, क्या फर्क पड़ता है। इधर इसका स्लो है। चलो फिर आपको जैसे सही लगे जी वैसे देखिए। देखो जी, ये चीज आ गई। अब भाई हम क्या करेंगे, आज मैं तुम्हें एक्सेल से एक्सपोर्ट करना भी सिखाऊंगा, बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो अभी इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं है, ओके। हम क्या करते हैं, अपने SQL सर्वर की हेल्प से इसके अंदर एंट्रीज डालते हैं, या फिर आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड से भी एंट्री डाल सकते हैं। आपको इंसर्ट की कमांड अगर आती है, ऑलरेडी मैंने सिखाई है, तो अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते इंसर्ट इंटू वगैरह करके, तो आप सीधा स्टूडेंट पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे शो टेबल डेटा है, इस पे क्लिक करो। तो शो टेबल डेटा पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे आप एंट्रीज डाल दो। जैसे मैंने रोल नंबर 12 डाला, स्टूडेंट नेम पंकज शर्मा, ब्रांच हम CSC कर लेते हैं,
मोबाइल नंबर 9728082087। आप इनसे मैंने 32 किया। रोहन कुमार और सिविल कर लेते हैं और मोबाइल नंबर डाल लेते हैं इसके अंदर 100 और दीप और यहाँ पे ले लेते हैं मैकेनिकल 94,668 66,852 और यहाँ पे मैंने डाला 3। यहाँ पे कर लेते हैं पायल और इसको कर लेते हैं ECE इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे मोबाइल नंबर एनीथिंग एल्स कुछ भी आप अपनी तरफ से रिकॉर्ड डाल लो ना अच्छे खासे 769 डाल लेते हैं किरण और यहाँ पे डाल लेते हैं CSC पे डाल लेते हैं दिस वन यहाँ पे मैंने 100 डाला और इसका नाम दे देते हैं हरप्रीत और इसकी ब्रांच कर लेते हैं CSC। ठीक है जी, ये मैंने रिकॉर्ड कुछ यहाँ पर ऐड ऑन कर ली है। अपनी मर्जी से आप ऐड ऑन कर लो जैसे आपको सही लगे। ठीक है, ठीक है जी। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे नो रो was updated, the data in row 6 was not committed। okay, control S अब committed हुआ शायद। ID repeat होगी। राइट लो जी, डेटा डाल चुका है। क्या करें अंजलि, तो रिप्लेसमेंट लेने को है हमारी। है ना अंजलि जी? अंजलि ने तो घड़ी भी डालनी शुरू कर दी, प्रोफेशनल है। हाँ? हाँ जी, हाँ जी, मैं मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ जी, ये डेटा आ चुका है। देखो, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ब्रांच, स्टूडेंट्स मोबाइल। अब देखो हम थोड़ा इस पे बूटस्ट्रैप लगाएंगे। ठीक है जी, तो बूटस्ट्रैप लगाने से पहले आपको गीग इंस्टा डायरेक्ट लगा लो, वही हमको सब कुछ दे देगा ना, ज्यादा सही रहता है वो ना। फिर मैं इसमें ना एक बटन बनाऊंगा, एक्सपोर्ट इनटू एक्सेल। उस पर क्लिक करेंगे, एक्सेल में डेटा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम न्यू टैब करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम गीग इंस्टा। वही गीग इंस्टा करके यही वाला ओपन करना है। देखो ये था ऐड रेफरेंस। सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ एज इट इज करेंगे। तो हेड एंड टैग के अंदर हम क्या करेंगे, इसको ऐड ऑन करेंगे, जो जो हमें रिक्वायर्ड है कॉपी किया और हम जाएंगे। अनन्या जी इधर देख लीजिए, लेआउट डॉट सी एस एचटीएमएल में जाएंगे और इसके हेड के अंदर हम इनको ऐड ऑन कर लेंगे। लो जी, हेड ऐड ऑन कर लिया। राइट, कंट्रोल एस। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमने स्क्रिप्ट डालनी है। ये रही हमारे पास स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट कहाँ पे डालेगी, ये बॉडी के यहाँ पे ये स्क्रिप्ट डाल दी मैंने यहाँ पे। ओके, ये वाला काम खत्म। इंडेक्स पे जाएंगे और मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें क्या करना है, टेबल हेड लगाना है। जब तक टेबल हेड नहीं लगाएंगे वो काम नहीं करता। मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने लगाकर देखा था बट वो काम नहीं करता। तो यहाँ पर हम एक्शन भी बना लेते हैं ताकि एक्शन लिखा हुआ है, और इसको हम टेबल बॉडी के अंदर लेते हैं जहां से हमारा, और जहां पे ये फॉर ईच लूप बंद हो रखी है, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे मैंने ये चीज लगा दी। ओके, क्लियर क्या करें, गूगल पे लिखो गीग इंस्टा स्पेस पेजिनेशन, टेबल पेजिनेशन। राइट, देखो जी बन चुका है। बट यहाँ पे मेरे पास वो सर्च वगैरह क्यों नहीं आया, सारा कुछ। लेट मी चेक इट की प्रॉब्लम क्या है। ओके, प्रॉब्लम क्या है, स्क्रिप्ट टैग मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया, यहाँ पे नहीं करना हमें। जहाँ पे मेरा टेबल टेबल बंद हो रहा है, इसके नीचे करना है यहाँ पे। और मेरे टेबल की टेबल को आईडी नहीं दी मैंने,
मेरे टेबल की आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल टू स्टूडेंट रिकॉर्ड, राइट। तो ये जो स्टूडेंट आईडी दी है मैंने, इसी को सेम आईडी हम कहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे, राइट। इसको रन कर, ये देखो जी आ चुका है। हाँ जी सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये देखो सर्च के लिए भी आ चुका है, यहाँ पे सर्चिंग कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, एक्सपोर्ट इनटू एक्सेल। जैसे इस पे क्लिक करेंगे एक्सेल में प्रॉपर डेटा आएगा। बिल्कुल रुक रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, आप करो। आपको मैंने स्टेप सिखा रखे। एक चीज का ध्यान रहे, इस टेबल को अपने अकॉर्डिंग आईडी दे देना, और नीचे जहाँ पे स्क्रिप्ट है वो आईडी देनी है, जहाँ पे डेटा एग्जांपल है। और इनको टेबल हेड के अंदर लेना, हेडिंग्स को, और जो फॉर ईच वाला उसको टेबल बॉडी के अंदर लेना। हाँ आईडी कुछ भी दे सकते हैं आप, और वही आईडी आप स्क्रिप्ट में देनी है। क्या नजर आ रहा है? There was an man running the selected codes and there was an selecting try to deal with the build हो गया था सक्सेस। क्लियर की तो ऐसे नहीं टाइप करना, आपने मेरे लास्ट लेक्चर नहीं लगाया। तो आप टाइप करो की का स्पेस टेबल पेजिनेशन, बिल सक्सीड हो गया। ठीक है, ठीक है, बिल्ड सक्सीड करना होता है। हाँ जी, जब भी आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच करेंगे ना, आपने बिल्ड करना होता है उसको। अगर बिल्ड नहीं करेंगे तो फिर आपका काम नहीं करेगा वो, राइट। तो आपने बिल्ड सॉल्यूशन करना होता है। डिजाइनर वाले प्लान अच्छे से बिल्ड करना जो कैसे एक्सपर्ट की नहीं करते, जैसे मैंने की लग गया बिजनेस कर दिया था सर, लेआउट भी डालने हैं, ये वाले ये हेडिंग के अंदर डालते हैं। हाँ जी वही से वो हाँ लेआउट के अंदर डालते हैं। लेआउट के हेडिंग के अंदर डालते हैं यार। फिर वो जो रिक्वायरमेंट कॉपी पेस्ट भी करो। हाँ यहाँ पे खोलो, हेडिंग के अंदर पेस्ट करो। ठीक है, जिस स्क्रिप्ट है ना जहाँ पे, इसके अंदर मत डालो, क्योंकि लेआउट तो सभी के अंदर यूज होगा। टेबल के नीचे जहाँ पे टेबल क्लोज हो, टेबल के डाउनलोड, हाँ सबके पासवर्ड डाउनलोड रन करो। हाँ जी, इनके रहने की भी मदद करी। हाँ जी पता है आपको हरप्रीत। ऐसे साइड में
हाँ जी, हो गया? हाँ, हो गया अनन्या? आपको डाल रहा है? क्या बात है, नोट होगी लड़की है, मुझे लग रहा है। वो तो मैं तीसरी करती हूँ करके रखने इसमें पता चला कर दिया क्या डॉक्यूमेंट वाले तो सारे होते हैं। क्लास में देखने वाला बैच में कभी भी सोचा हमारे जैसा ही वाले स्टूडेंट के लिए। हाँ जी, क्या लाया था नहीं वो सर्च वाला पेजिनेशन वगैरह? मैंने करा सारा कुछ ही आ रहा है सर्च पेजिनेशन नहीं आई तुम्हारी? पेजिनेशन लगाओ रिकॉर्ड पे इस लड़की करके। क्या इसीलिए इसमें मानी थी सारी पांचों लिख के लगा पांचों लिख के स्क्रिप्ट उठा के लगा हाँ दो लिख आइसर लिख के लगा डी आईडी का डी वाले से भी है चुके वाले नेम पर कुछ होता ही नहीं ये दिखाना अपनी आउटपुट। सर्च करो यहाँ पे कुछ भी सर्च करो तो लड़के का नाम और उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पे रिकॉर्ड का मैंने टाइम पे 10 सेकंड पे दिखेगा। नेक्स्ट सेकंड सॉर्टिंग में हो जाती है यहाँ पे। अभी इधर एक्सेल वाला काम कराना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा डेटा। मैंने सारी फाइल्स मैं चेक करता हूँ टेबल हेड टेबल बॉडी चेक करो कि आपने टेबल हेड टेबल बॉडी प्रॉपर ली है। ठीक है, क्यों कह रहे थे आप? 3 बस आगे मैं फ्री होने वाला हूँ 15-20 मिनट तक, फिर अपने ऐप से बात करूँ। ठीक है, आज ही बताइए। यार मैंने आपको लास्ट टाइम बताया टेबल हेड और बॉडी नहीं लगाओगे तो काम नहीं करता है। यहाँ हेडिंग वाली को हेडिंग में, बॉडी वाली को बॉडी में दिखती। ध्यान से करो। हाँ जी अनन्या जी, आउटपुट आ रही है? कितना टाइम लगेगा? पीसी पे करता हूँ तो बोलो ना, तो मेरे पास कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर बहुत ही तेज है, फास्ट है। कौन सा? क्या बात है, अनन्या ने तो पहली बार नहीं कर। अब बनिए ना बात, बिल्कुल सही। अब हम क्या करेंगे, देखो जी, सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ध्यान से देखिए इधर। अब मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे, आउटपुट मैं भी निकाल लेता हूं जैसे तुमने अपनी आउटपुट निकाल ली है। ठीक है, ये आउटपुट आ गई। अब मान लो मेरे पास ये रिकॉर्ड है, कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि इसको मैं एक्सेल में जितने मेरे पास रिकॉर्ड है 10,000 15,000 एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर एक हाइपरलिंक लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो क्रिएट वाला ऑप्शन है ना यहाँ पे पैराग्राफ में, मैं इसके साथ ही यहाँ पे और का ऑप्शन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ AHREF इक्वल टू @ URL एक्शन। आ क्यों नहीं रहा है एक्शन, अब आया है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट टू एक्सेल, राइट।
और इसके साथ यहाँ पे हमारा कंट्रोलर का नाम क्या है जी? होम। वेरी गुड, यहाँ पे हम होम लिखेंगे, ठीक है। और इससे पहले हमारे मेथड का नाम होएगा, ठीक है। मैं जैसे वहां पे मेथड का नाम बनाऊंगा, एक्सपोर्ट स्टूडेंट, एक्सपोर्ट अंडरस्कोर स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये मैं नाम का फंक्शन बना लूंगा, ठीक है। जब मैं इस हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगा तो ये होम के अंदर इस नाम के मेथड को फाइंड आउट करेगा। इस मेथड के अंदर मैं क्या करूंगा, अपना कोड लिखूंगा एक्सेल को एक्सपोर्ट करने का। अंडरस्टूड? और जो मैं कोड लिखवाऊंगा वो हमेशा सेम रहेगा कोड आपके लाइफ टाइम आपके एक्सेल को एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है जी। डन है? डियर मैंने अपने हाथों से लिखा है। नहीं आप सोच रहे हो कि टाइम सेव करना है आपने अनन्या को? तो क्या करें, आपका कंप्यूटर ही स्लो है। हो गया? करें आगे? करा जी आगे? ठीक है अनन्या जी, अनन्या एंड नताशा, कंट्रोल एस। इसको एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं, देख भी लेते हैं ना शक्ल में कैसा लग रहा है दिखने में, आउटपुट टाइप कि प्रॉपर कभी हिल ना गया और डिजाइन वगैरह। तो इस पे एक काम करते हैं, बिल्कुल सही लग रहा है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल और क्रिएट न्यू। इस पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को ना बूटस्ट्रैप की क्लास भी लगा देते हैं, थोड़े बटन अच्छे लगेंगे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास मैंने html.action लिंक पे लगानी सिखाई थी ना। तो पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे उसको खाली छोड़ना है, कॉमा करके फिर क्या लिखना है, न्यू। ये सिखाया था ना मैंने, भूल तो नहीं गए तुम लोग? @ क्या था, न्यू के बाद क्या था, @ क्लास आगे इक्वल टू btn स्पेस btn प्राइमरी। ये तो था, मैंने तुम्हें सिखाया था कि अगर आपने किसी भी html.action लिंक पे ऊपर अगर आपने लगानी हो अपनी बूटस्ट्रैप की क्लास, तो ऐसे लगाते हैं। बीच वाला पैरामीटर ऑप्शनल पैरामीटर के लिए होता है, इसलिए मैंने उसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है। सिखाया था ना तुम्हें? ये देखो लग चुका है जी। क्रिएट न्यू का भी हमने बनाया नहीं। ऐसे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट टू एक्सेल पर भी लगाएंगे। तो इसके लिए तो डायरेक्ट लग जाएगी। तो हमें करना क्या है, एंकर टैग से पहले स्पेस देना और यहाँ पे लिखना है क्लास btn स्पेस btn हाइफन सक्सेस, राइट। हम भी आज ये बटन वाला बटन प्रेस करके देख लेते हैं क्या होता है इससे, कभी किया नहीं। क्या कह रहे हैं जी आप? सक्सेस से डियर ग्रीन कलर का बटन आ जाता है, बूटस्ट्रैप से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल और क्रिएट न्यू, अभी हम इस पे कोड करना है हमने इस वाले पे, राइट। तो ये जो क्लासेस हैं ये बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जो कि आपके पास बनी हुई है। आप getbootstrap.com पर जाकर बटन को सर्च कर सकते हैं और वहां से आप जो भी आपकी पसंदीदा क्लास है आप उसका उपयोग कर सकते हैं और अपने बटन्स पर लगा सकते हैं। हाँ जी, वो इसलिए ऐड नहीं हो रहा, जब इसने एंटिटी ऐड ऑन किया डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच के, उसका जो डायग्राम आया है जहाँ पे उसको सिलेक्ट करके बिल्ड पे जाके बिल्ड सॉल्यूशन करें। उससे क्या होगा, वो पहले एरर चेक करेगी, उससे रिलेटेड क्या करे, क्योंकि वो फाइल ना कंपाइल नहीं हुई, ऐड ऑन तो होगी, उस फाइल को हमें कंपाइल करना पड़ेगा। तो पिछले भी उसने जब लिस्ट वाला चीज करते थे ना, तो लिस्ट करने के बाद वो ऐसे दे रहा था शायद वो फाइल बिल्ड नहीं, इसमें बिल्ड कर लो, यही सेम एरर हरप्रीत का भी था। हाँ जी, आगे कोड करें।
यस करें आगे कोड। अब जो मैंने ये मेथड बनाया एक्सपोर्ट अंडरस्कोर स्टूडेंट रिकॉर्ड, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब हम चलते अपने कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे हम, पब्लिक वॉइड दिस वन, और ये चीज ऐसे वॉइड नाम से बनाएंगे। जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ऐसे करके कोड आ जाएगा, यानी कि ये वाला चीज कोड होगा। डन है जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी कि जैसे मैं इस पे बटन पे क्लिक करूंगा एक्सपोर्ट एक्सेल पे, तो ये मेथड कॉल होगा एक्सपोर्ट अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, और यहाँ पर जाएंगे ये वाला मेथड कॉल होगा, इसके अंदर मैं एक्सेल का कोड लिखूंगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके लिए एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है एक्सेल को एक्सपोर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इनबिल्ट है, जैसे हमने एंटिटी फ्रेमवर्क के लिए डाला था ना, मैनेज न्यू गेट पे जाके एंटिटी फ्रेमवर्क, ऐसे ही आपने क्या करना है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाना है, अपने प्रोजेक्ट पे डेटाबेस पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे मैनेज न्यू गेट पैकेजेस है, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ब्राउज पे जाओ, इंटरनेट होना जरूरी है, क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आपके पास वो लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होगी। तो आपने कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है वो ध्यान रहे। तो आपने यहाँ पे लिखना है EF फाइल, EP प्लस, ये रहा EP प्लस। एक मिनट रुको, ठीक है, रहा क्यों नहीं रहा? ये रहा जी पहले वाला, ए सेपरेट शीट लाइब्रेरी फॉर डॉटनेट फ्रेमवर्क एंड डॉटनेट कोर। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और इसको इंस्टॉलेशन शुरू कर देंगे। उसके बाद आपके पास ओके का ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट करेंगे और आप इसको इंस्टॉलेशन इसकी शुरू कर देंगे। इंस्टॉलेशन पैकेज ऐड ऑन हो जाएगा और आपके पास एक रीड मी फाइल नाम की फाइल ओपन हो जाएगी, सक्सेसफुली इंस्टॉल, और आपके पास ऐसे आ जाएगा readme.txt। आ गया यार, ये EP प्लस इतना तकड़ी मतलब की पैकेज है, आप इससे पूरा एक्सेल कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग एमवीसी, यानी कि अगर आपने टोटल सम फाइंड करना है, फॉर्मूले लगाने हैं, सारा काम ये कर सकती है। आप EP प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं कि हाउ टू कंट्रोल एक्सेल शीट, या फिर हाउ टू क्रिएट ब्यूटीफुल एक्सेल शीट यूजिंग EP प्लस, ASP.NET फ्रेमवर्क और ASP.NET Core, राइट। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इसने एक चीज हमें ये बोला है कि आप अगर नॉन कमर्शियल के लिए अगर आप इसको यूज करें, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप अपनी ऐप सेटिंग के अंदर ये चीज ऐड ऑन करेंगे। आपको ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ। आप क्या करो, जहां पे लिख रखा है ना द लाइसेंस कॉन्टेक्स्ट यूज, आपको इसका यहाँ से ऐप सेटिंग तक कॉपी नहीं करना, इतना वाला पार्ट आपको यहाँ से क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इसको कॉपी करना है। EP प्लस को हमें बताना पड़ेगा कि मैं EP प्लस का यूज कर रहा हूँ नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए। ठीक है, अगर इसके पास कुछ पेड चीजें भी हैं, पेड वाले मतलब कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तो आप नॉन कमर्शियल थोड़ा एक्सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ग्राफिक चार्ट वगैरह अगर और एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, तो फिर इसके लाइसेंस पैकेजेस आते हैं, वो आपको लेने पड़ेंगे, उसके वो करेंगे। रीड मी टेक्स्ट फाइल ओपन हो गई होगी, आपको देखिए ऑटोमेटिक, यहाँ पर आपके पास ऐप सेटिंग के अंदर वाला कोड को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाएंगे, यहाँ पे web.config फाइल है। ठीक है, web.config फाइल के अंदर देखो ऐप सेटिंग है ना, यहाँ पे ये रही ऐप सेटिंग, यहाँ पर थोड़ा सा एंटर करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे हम अपने कोड को क्या कर देंगे, फिट कर देंगे, ऐड की इक्वल टू EP प्लस कोलोन एक्सेल पैकेज डॉट लाइसेंस कंटेक्स्ट।
अंडरस्टूड। आपने यहाँ पे क्या कर देना है, उसको पेस्ट कर देना ऐप सेटिंग के अंदर जाके, द लाइसेंस कॉन्टेक्स्ट यूज्ड के अंदर जाके ये लाइन लिख। हो गया जी? हाँ जी, डन है। अब उसके बाद अब हमने क्या करना है, सारा हमारे पास पैकेजेस ऐड ऑन हो चुके हैं और वेब कॉन्फ़िग यहाँ पर हम कोड करेंगे। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स कोड लिखना शुरू करें। यहाँ पे लिखें एक्सेल पैकेज नाम की क्लास होती है, ये कोड फिक्स है। एक बार कोड बना लो, पूरी जिंदगी आपके कोड काम आएगा। जब भी आपने एक्सपोर्ट करना है, बस सेल्स के नेम चेंज करने हैं और ये कोड काम होता रहेगा। शो नहीं हो रहा ना? यूजिंग ऑफिस, ये लो, इसके हेडर फाइल ऐड ऑन करो। यूजिंग ऑफिस ओपन एक्सएमएल, ये हेडर फाइल है इसकी। यूजिंग ऑफिस ओपन एक्सएमएल लिख ली इसकी हेडर फाइल। ठीक है जी, स्क्रॉल डाउन करते हैं। आप ना जब भी कोई व्यू किया करेंगे ना, ये कोड बना दिया, सभी में लगा दिया करो बिना कहे, तो इंप्रेशन पड़ता है। बिना कहे लगा दिया करो, राइट? अब इसमें मैं ना चीजें जोड़ जोड़ कर दिखाऊंगा तुम्हें, तो तुम्हें क्या होगा, उससे आइडिया होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे वर्कशीट बनाओ उसकी, एक्सेल वर्कशीट। यस, इक्वल टू ex डॉट, ठीक है? यहाँ पे लिखो आपके, इसका नाम दो वर्कशीट का, इसका नाम है रिपोर्ट। आप कुछ भी दे सकते हो, रिपोर्ट दे रहे हैं, मोस्टली बंदे रिपोर्ट ही देते हैं, ठीक है? अब आप सभी अपना ना एक्सेल ओपन कर लो। तुम्हारे कंप्यूटर में एक्सेल है? एक्सेल आपकी हेल्प कराएगा। ये कोड फिक्स है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है? डन है? अब हमारे टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं टोटल? देखो जी, टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं, कितने डिस्प्ले करने हैं? चारों करने हैं। आपकी मर्जी, आपने 3 करने हैं, 4 करने हैं, मुझे 4 करने हैं। 1 2 3 4। तो अपने के एक्सेल के अंदर पहला तो एडिंग यहाँ पे आएगी, इसको बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं B1। कैसे पता लगता है A1 है ये देखो ऊपर लिखा आ रहा है ना A1, ये है B1, यानी कि ए नाम है इसका और फर्स्ट रो है। ये क्या है? B नेम फर्स्ट रो, इसका नाम क्या है? C कॉलम का नाम, और 1 क्या है? रो है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं? 1 2 3 4। ये कहां तक आएगा? 1 2 3 4, यानी कि A1 से लेके D1। समझ में आ गया? अब आप अपना एक्सेल कर दो बंद, आपको पता लग गया कि मुझे कहां तक आएगा, राइट? तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे es डॉट सेल्स, ठीक है?
पहला कौन सा बताया था मैंने, A1 डबल कोट्स के अंदर लिखो यहाँ पे A1। इसकी हेडिंग क्या देनी है आपको, वो हेडिंग दो। तो मुझे उसकी हेडिंग क्या देनी है जी, समझ के करना है ये कोड। तो उसकी हेडिंग हम दे देते हैं स्टूडेंट आईडी, आप स्पेस देके दे सकते हैं। फिर es डॉट सेल्स, उसके बाद क्या है, B1 है, B1 नाम था ना उधर, D1 लास्ट था। नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट के बाद क्या था, नेम, तो हम यहाँ पे डबल कोट में लिखेंगे स्टूडेंट नेम। उसके बाद क्या है, es डॉट सेल्स, देन क्या है C1 डॉट वैल्यू इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट आईडी नेम, लेट मी चेक, ब्रांच। समझ में आ रहा जी ये कोड में ये क्यों लिख रहा हूं, यानी कि सेल्स A1 B1 और C1 के ये हेडिंग्स तो फिक्स रहेंगी ना। नेक्स्ट क्या है, yes डॉट सेल्स ऑफ D1, राइट, इसका नाम क्या है, डॉट वैल्यू का लिखते हैं स्टूडेंट मोबाइल नंबर, राइट, इतना करें, करो जी सभी। कर लिया। अब आप एक काम करो, ये वाला कोड जो मैंने लिखा है ना, ये सारे रिकॉर्ड उठकर तो यहां पर आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये लो जी, मैंने अपने रिकॉर्ड इसके अंदर डाल दिए, डालिए रिकॉर्ड, या डेटाबेस से स्टूडेंट्स के सारे रिकॉर्ड उठकर कहां पर आ गए, रिकॉर्ड के अंदर आ गए ना उठ के। ये इतना, ये तो चीज पता लगी ना अभी आपको, ये रिकॉर्ड के अंदर आ गए। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, और पहले देखो यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर रो। अब मुझे रो कितने से स्टार्ट करनी है, 2 से करेंगे, क्योंकि ये तो फर्स्ट रो में चले गए, एक्सेल की फर्स्ट रो में चले जाएंगे ना। ये देखो मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, भाई एक्सेल हमें ऑटोमेटिक बनेगा, ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ये देखो ये रो फर्स्ट है ना, फर्स्ट में तो हेडिंग आ गई, रिकॉर्ड कहां से डालना शुरू करना है, सेकंड रो से। तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, रो इक्वल टू 2, समझ के करो कोड को, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर ईच, और यहाँ पे देखो ये हम अपने आप ही हेल्प दे रहा है, ठीक है, वेर स्टूडेंट इन रिकॉर्ड रो प्लस प्लस, रो प्लस प्लस से हमें पहले लिखना है यहाँ पे ws डॉट रो, सॉरी हमारे ना इसका नाम क्या है, es है, ये यहाँ पे लिखे es डॉट रो, ठीक है, इस रो के अंदर हमारे पास डेटा आएगा। क्या हुआ, क्या नहीं दे रहा, हाँ वो मैं हेडर फाइल का चक्कर हो जाता है, देखिए आप ये चीज लिखो। एक बन गया तो बाकी ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे। स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट 2 बार हो गया।
लो जी, एक समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखो, पहले टाइप करने से पहले समझो इसको, फॉर ईच समझो। ये वाला तो सबको समझ में आ गया। ये पता लग गया इंटीजर रो मैंने 2 क्यों लिखी है, क्योंकि पहले पे तो हेडिंग आ जाएंगी। 2 से हमने रिकॉर्ड प्रिंट करना है। यहाँ पे लिखा मैंने ES डॉट वर्कशीट जो है हमारी सेल, यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा। रो क्या है, रो कौन सी है? अब ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे अगर एरर आता, नहीं बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरे स्टूडेंट्स मेरी गलती कर रहे हैं, मैंने सिखाया इतना अच्छा है कि ये पकड़ रहे हैं गलतियों को, कई बार हो जाता है। तो ये क्या करिए, तो पता है ना फॉर्मेट किस लिए होता है, सेकंड रो, यानी कि ये कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा। अब जब लूप चलेगी, रो प्लस प्लस हो जाएगी, तो रो कितनी हो जाएगी, 3। तो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट रो की वैल्यू कितनी है, 3। तो A3 बन जाएगा ना, यानी कि ES डॉट सेल A3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर जब रो 5 होगा, 4 होगा, तो ES डॉट सेल A5। तो पता लग गया ये क्यों मैंने स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट लगाया है, क्योंकि इसकी ये डायनेमिक वैल्यूज हैं। तो ये हम A के आगे कोई वैल्यू लिखना चाहते थे, A3 A4 A5 A6, तो हम ये ऑटोमेटिक लगाना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट इस्तेमाल किया है। उसका कारण ये है कि पहले रो 2 है, तो ये रो की वैल्यू 2, यहाँ पे A2 सेट हो जाएगा, यानी कि ES डॉट सेल A2 की वैल्यू क्या हो, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट। स्टूडेंट ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर से रोल नंबर निकाल लिया। अब ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, 1 2 3, और इसके जगह हम क्या लिख देंगे, B, इसकी जगह C, और इसकी जगह D। और यहां पर हम क्या लिख देंगे, इनके जगह यहाँ पे डॉट स्टूडेंट नेम। ये मुझे संजना साहब बताएगी कि मैंने यहाँ पे BCD क्यों लिखा है। एक्सेल शीट है, हाँ, पे वैल्यू आ रही है ना कि रोल नंबर A पे है, नेम B पे आ रहा है, वेरी गुड। हाँ, आगे। इसीलिए ABCD 4 उसके बीच आ रहा है। क्योंकि ये A2 बनेगा, ये B2 बनेगा, C2 D2, फिर A3 A4 है ना। डिपार्टमेंट क्या था, स्टूडेंट मोबाइल नंबर था। 4 हो गए जी कंप्लीट, इसको करो। कर लिया, हाँ जी, लिख लिया। क्या पूछना है अनन्या, पूछो प्लीज। तो बाद में करना प्लीज वो डिस्कशन, अब वाला तो प्लीज आप इसको वो करो ना, रिस्पॉन्स डॉट क्लियर, इसी से रिलेटेड था वो काम। जो आपने टेम्प दे दिया। ये अपने आप ही हेल्प देता है। ये देखो आ रहा है ना। तो हमें एप्लीकेशन किस टाइप का चाहिए, हमें तो XML फॉर्मेट का चाहिए ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BND। वैसे तो ना रीडमी फाइल से वो अपने आप आ जाता है, तो वो मैंने रीडमी फाइल हटा दी है, उसके अंदर ये इन्होंने मेंशन किया होता है, रीड टेक्स्ट फाइल बनी थी ना, वहां से आ जाता है। यार अब तो ये देख के टाइप कर लो, हमेशा सेम ही रहना है। आप जब भी लिखना हो तो नीचे वाला अपने आप लिख लिया करो, ये आपकी डॉक्यूमेंट फाइल बनाएगा।
गलती मत करना इसके अंदर बिल्कुल भी, कोई भी ध्यान से करना है। ये जो टीएक्सटी फाइल बनी थी ना स्टार्टिंग में आपकी, रीड मी टीएक्सटी फाइल थी, उसके अंदर भी मेंशन था ये लिखो ध्यान से पहले ये वाला एप्लीकेशन, ये कंटेंट टाइप बता दिया इसको कि मेरे एक्सेल शीट का टाइप का कंटेंट है, तो इसका ये इसमें कन्वर्ट करेगा। नहीं, गलत है। एमएल ही आएगा। आगे करें। करो स्क्रॉल लेफ्ट। लिख लिया? लिख लिया? एक बार मैं ना इसको ग्रुप में भी भेज दूंगा, क्योंकि कई बार बच्चे ना इसको देख के गलत लिख देंगे, तो आप कॉपी पेस्ट करके आप इसको लगा सकते हैं। क्या कह रहे हैं आप? कोई बात नहीं, इसको से लिख लीजिए। ये एक्सटेंशन होती है एक्सेल की। ओके। बस देखो, जो ये वाला कोड है ना, ये इसको एक्सेल में जनरेट करेगा, राइट? ये फिक्स है हमेशा के लिए, यानी कि इसका इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये यहाँ पर आपका जो फाइल का नाम दोगे अटैचमेंट उस नाम से हमारे पास डाउनलोड होगा, ठीक है? जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ स्टूडेंट रिपोर्ट डॉट एक्सएलएक्स, ठीक है? एक बार मैं इसको चेक करके देख लूं जी। चेक कर लेते हैं, एक मिनट रुको, चेक कर लेते हैं काम करेगा भी क्या नहीं करेगा। रिस्पॉन्स डॉट एंड डियर लास्ट में क्या हेल्प में आ रहा है लिखा हुआ? एंड कर दो आप। ये देखो जी, इधर देखो सभी स्टूडेंट्स, एक्सपोर्ट एक्सेल पे क्लिक करते हैं तो देखो एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी। ओपन करते हैं, ओपन व्हेन डन, तो इसको चेक करते हैं। एक्सेल ओपन हो रहा है और ये देखो डेटा आ गया। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ऐसे फिट आना चाहिए। ऐसे मैं यहाँ से फिट करता हूँ, देखो जितनी उसकी हेडिंग है उतनी उसकी विड्थ होनी चाहिए। ये तो हमें खोलना पड़ रहा है यार एक्सेल शीट मतलब की, है ना? अब आप सिलेक्टेड
कॉलम्स की बना सकते हो ना शीट, मतलब कि अगर मुझे इसमें स्टूडेंट आईडी और नेम की एक्सेल चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, बना लोगे ना। अब देखो मुझे, मैं चाहता हूँ ये ऐसे फिट होकर आए, हमारे तो गलत आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे, कोड में चलते हैं। पहले तो एक कोड कर लिया सभी ने? ये सारा दिन यार क्या, ये वही क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ये बना लो। इधर देखो जी सभी, ये हमारे पास सेल कितने हैं, A1 से लेके D1 तक, D1 तक है, तो हम यहाँ पे लिखें ES डॉट, लिखो तुम भी, ऑटोफिल। क्या बात है, लड़की बड़ी फास्ट है ये, ऑटोफिल ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट ऑटो फिट कॉलम्स, ठीक है। तो ये देखो, तो इससे क्या होगा कि मैं चाहता हूं जो A1 से लेकर D1 है वो ऑटो फिट हो जाए अकॉर्डिंग टू हेडिंग, राइट। अब इसको मैं रन करता हूं और चेक करते हैं कि क्या डाउनलोड होने के बाद इनकी विड्थ सेट करनी पड़ रही है हेडिंग्स की। तुम्हारा भी एक्सेल डाउनलोड हो गया था? ये देखो जी, इधर मैं एक्सपोर्ट एक्सेल करता हूं, डाउनलोड हो गया, ओपन पे क्लिक करते हैं और ये देखो जी अब फिट हो गया, आगे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। पर मैं एक नई चीज और करना चाहता हूँ, ये सेंटर में आए, ये सारे सेंटर में आए, ये भी सेंटर में आए, देखो चिप चिपक कर आ रहे हैं ना, यस। तो इसका भी मैं कोड करा रहा हूं, तो कोड निकालो। पहले ये वाला, ये पता लग गया किस लिए होता है, विड्थ एडजस्ट, करें आगे। अब आप अपना फॉर ईच लूप में जाओ, यहां पे लिखो es डॉट रो, उसके बाद आप यहां पे लिखो डॉट स्टाइल डॉट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इक्वल टू ऑफिस ओपन XML डॉट स्टाइल डॉट एक्सेल फिल स्टाइल डॉट सेंटर। डॉट एक्सेल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डॉट सेंटर, सेमीकोलन। ये लिखना पड़ेगा जी, ये याद रख लो कि कौन सी चीज से क्या होता है। इसके लगाने से क्या होगा, जो आपका कंटेंट होगा वो सेंटर में होकर डिस्प्ले होगा, ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर के लिए है, ठीक है जी। इसको चलाकर देखते हैं जी क्या सेंटर में होगा, पहले डाउनलोड करके देखते हैं शीट। देखो कितनी मस्त शीट बनती चली जाएगी जैसे जैसे हम इस पे काम करते जा रहे हैं, इसको और मैं अभी और डिजाइन करूंगा। तो जितना अच्छा एक्सेल शीट बनाकर दोगे दूसरे को यार, उतना अच्छा लगेगा, रिपोर्ट बनानी नहीं पड़ेगी अगले बंदे को, सॉफ्टवेयर सारा काम ऑटोमेटिक कर रहा है ना। डाउनलोड हो गया, ओपन पे क्लिक किया, तो ये देखो जी सेंटर हो गए, ये देखो सेंटर हो गए। एक बार कोड आप अपने पास बनाकर रख लो तो आपको बस यही अब मैं इनको ना कलर देना चाहता हूं, इनको कलर दूंगा, ठीक है जी।
उसके लिए हमें क्या करना है, पहले आप इतने वाला कोड करो। ये सारा की सारी मेरी मेहनत है, जिससे मतलब कि मैंने देख देख के डॉक्यूमेंटेशन से किया है। आप जितनी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे उतना आप इसको बना सकते हैं बेटर। वैसे तो ये फिक्स है, जब भी आपको लगाना हो हर एक में लगा दो, बिना कहे लगा दो, ठीक है। एडमिन वाले पार्ट में तो लगाना ही पड़ेगा एटलीस्ट। आगे करो जी जल्दी। अब मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूं। किसको कलर देंगे जी? हम कलर देंगे हेडिंग्स को। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे कमेंट बनाकर लिख रहा हूँ हेडिंग कलर। एंड यहाँ पे एंड, ताकि तुम्हें पता रहे कौन सा कोड किसके लिए मैंने करवाया है, राइट। तो एक कलर नाम की क्लास होती है, वो लेनी है। इसका नाम दो कलर फ्रॉम हेक्स। हेक्साडेसिमल से कलर उठा लेंगे। यहाँ पे लिखो सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर ट्रांसलेटर डॉट फ्रॉम HTML। हेक्साडेसिमल का कलर कहां से मिलेगा हमें, बता सकता है कोई स्टूडेंट्स? हम जाएंगे कलर पिकर पे। अब आप कलर कैसे बनाओगे, जिस टाइप की आपकी थीम होगी, जो वेबसाइट की थीम होगी, मान लो आप किसी की वेबसाइट बना रहे हो, ERP बना रहे हो, उनका कोई लोगो है, वैसा सा कलर बना लो आप यहाँ से। क्योंकि रेड ब्लू ग्रीन येलो तो हमें पता है, हो सकता है उसकी थीम का कलर कुछ अलग हो, जो रेड ग्रीन ब्लू में एग्जैक्ट नहीं आता हो, तो आप यहाँ से बना सकते हो। जैसे मैं, हमारे पास अभी ज्यादातर लड़कियां बैठी हैं, एक ही लड़का, दो लड़के बैठे हैं, तो हम 3 लड़के बैठे हैं। तो अभी बाकी लड़कियों की स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा है, तो पिंक कलर की डिमांड ज्यादा है, तो इसलिए हम क्या जी, पिंक ही नहीं, कौन सा कलर? ब्लू। देखो इसने पिंक टी शर्ट डाली हुई है। तो चलो ब्लू 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 कर देते हैं। और हम हेक्साडेसिमल कोड आ गया, इसको कॉपी करेंगे, कोड में जाएंगे और यहाँ पर हम कोड को पेस्ट कर देते। देखो ये क्या करेगा, सिस्टम डॉट ड्राइंग कलर ट्रांसलेट करेगा HTML का, किसमें, कलर में बना, तब कन्वर्ट कर देगा, राइट। अब जब भी हमने कलर लगाना होता है ना, तो इसका एक रूल है, वो क्या है कि हमें ना इसका पैटर्न टाइप देना पड़ता है, कि इसका जो पैटर्न टाइप है ना, कलर फिल स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो सॉलिड होता है, मोस्टली सॉलिड होता है ना, सुना होगा आपने सॉलिड, कलर सॉलिड होता है। तो पैटर्न टाइप बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लिखेंगे ES डॉट सेल्स। मेरे सेल्स कहां से कहां तक होंगे, A1 से लेके D1 तक। A1 से लेके जो D1 तक के मेरे सेल्स हैं, उनका जो स्टाइल है और जो उसका फिल है, फिल और फिल पैटर्न टाइप जो है, वो मेरे पास क्या हो, एक्सेल फिल स्टाइल डॉट सॉलिड, राइट। पता लग गया। अब इसके बाद हमने कौन सा कलर बनाया है, ब्लू कलर बनाया है। अब हम क्या करेंगे, इसका ब्लू कलर सेट कर देंगे। तो हम इतना कोड हमारे पास यहां तक फिक्स है। यहां पर मैंने फिक्स करा डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू बैकग्राउंड कलर डॉट सेट कलर। और इसके अंदर कौन सा कलर आ जाएगा, जो हमने कलर को बनाया है। समझ में आया, यस और नो? करें, चेक करें इसको। लो जी, एक मिनट रुको, पहले मैं चेक कर लेता हूँ डियर। ये बताना है, सर ने एक्सेल में भी काम करवाया है, डेटा एक्सपोर्ट करके, ठीक है, हर चीज एक्सप्लेन करनी है। इसको मैं रन डाउनलोड कर लिया और इसको ओपन करके देखते हैं।
ये देखो जी, कलर हो गया सेट ब्लू कलर, राइट। करो अभी, अभी इसमें हमें बहुत सारी चीजें चेंजेस करने हैं, ये करो पहले। क्या कह रहे हो? प्लीज थोड़ा कर लो ना यार इसको। ये देखो जी आगे, 1 मिनट रुक जाना नताशा, ये भी कर ही ले यार इसमें, फिर तो बार बार चलाएगी करेगी। इकट्ठा कोड लिख ले, फोरग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। हमें तो व्हाइट कलर लेना है ना यार, यहाँ पे व्हाइट लिख कर देख लेते हैं पहले, नहीं आया तो फिर एक्सएमएल बनाना, हेक्साडेसिमल बनाना पड़ेगा। कैन नॉट कन्वर्ट व्हाइट कलर, कैसे किया है? क्या करें ऐसे? लो जी, डियर बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड कलर मैंने दोनों रखे हैं ना, बैकग्राउंड से तो ब्लू कलर आएगा, फोरग्राउंड से डियर वो व्हाइट कलर आएगा। पहले वो ब्लैक कलर आता ना ब्लू के ऊपर, देखो जी अब दिखाई दे रहा है। पहले यहाँ पर ब्लैक कलर आता था, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम, अब ब्लू के ऊपर फोरग्राउंड कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बढ़िया लग रहा है ना? अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी इस एक्सेल शीट के अंदर वो बच्चे हाईलाइट हो जाएं जिनका रिकॉर्ड जो सीएससी से हैं। चलो जी ऐसा कर लेते हैं, जो बच्चे सीएससी से हैं वो रिकॉर्ड इसके अंदर हाईलाइट हो। समझ में आ गया? अमन का त्यान, हम ये चाहते हैं इस एक्सेल शीट के अंदर वो रिकॉर्ड आए जो सीएससी से स्टूडेंट्स हैं, वो आप लॉजिक लगा सकते हैं। ये पता लग गया, ये इतना वाला पार्ट, यस और नो? अब हम क्या करेंगे, यहां पर इफ लगाएंगे, इफ यदि स्टूडेंट डॉट ब्रांच इक्वल्स, किसके इक्वल है? सीएससी छोटा है या बड़ा है एक्सेल शीट में? सी ए आर, एक सीएससी कैपिटल है एक स्मॉल है। क्या जी? हम्म, 1 मीटर को यहाँ पे लिख देते हैं और करके लगा देते हैं, कैपिटल वाला लगा देते हैं, यही करना पड़ेगा फिर। TSE का पूरा कंप्लीट कैपिटल में है। या फिर एक बार आकर देख लेते हैं, जैसे नहीं हो बाद में। अब आपने क्या करना है, ये पैटर्न वाला चीज उठाना है, ये वाली पैटर्न वाली, ठीक है? ये तो फिक्स रहेगी सबके लिए, जो पैटर्न वाली है। ओके, कॉपी करो इसको।
पेस्ट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास ये वाली लाइन, क्योंकि ये तो डायनेमिक बन रही है ना, ये फिक्स थोड़ी ना है। ये लो, ओके, हो गया जी। अब इसको कलर देंगे अब हम। अगर आपने हेक्साडेसिमल में कलर नहीं देना, उसका एक तरीका है। ये सारा कोड वही चल रहा है जी, देखो बैकग्राउंड कलर वाला जो मैंने ऊपर करा रखा है, समझ में आया? जो ऊपर करा रखा है बस ये डायनेमिक के साथ लग रहा है। देखने में कोड ये ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या है, बट बहुत इजी है। तो अगर आपने ना अपने रेड ग्रीन ब्लू कलर के कलर देना है, तो आप यहाँ पे ना, आपको तो वो बनाना पड़ेगा, नहीं तो ड्राइंग करके सिस्टम डॉट, आप यहाँ पे लिखो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट के अंदर ना कलर दे दो। मैं वो चाहता हूँ कि वो हाईलाइट हो जाए, वो हो जाए ग्रीन। ये हेक्साडेसिमल की डिमांड कर रहा है। एक कलर डॉट ट्रांसलेट कर लेता हूँ। ऊपर लिख रखा है मैंने, हाँ ये रखा है कलर ट्रांसलेट डॉट फॉर्म एचटीएमएल। एक वो भी वैसे भी चल जाएगा। आप 1 मिनट रुको सर, टाइम हो गया सर, 1:30 बज गया। कमाल होगी यार, मुझे तो टाइम का ही नहीं पता लगा। संजय सर इधर आओ, जादू दिखाता हूँ आपको मैं। 1 मिनट आओ तो। जाती नहीं बाहर। आप 1 मिनट आओ, आपको कुछ वो करवाते हैं रूबरू। कौन सा कलर करना है? ग्रीन। तो इसको रन करते हैं, एक बार चेक करते हैं क्या ग्रीन कलर आएगा हमारे पास, क्या नहीं आएगा। आउटपुट देख लो और इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर रहा हूं मैं। इतना समय लग रहा है डॉट नॉट एक्सपोर्ट टू एक्सेल। यहाँ पे मैंने ओपन पे क्लिक करा, और ओपन पे करने के बाद अगर आउटपुट नहीं आई तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तो देखो, ये देखो 102 नंबर वाला हो रहा है ग्रीन, ये क्यों नहीं है ग्रीन? सर आपने सिर्फ वहाँ पे ए का करा। क्या करा था? हाँ, फिर अगर ए करा तो दूसरा ले लो। ओ माय गॉड। यार हमें किसको ग्रीन करना था? ओसीएससी कौन से उसमें आता है? कौन से उसमें आता है? सीधे सारे कर दो ना उसको, फिर ए से तक मुझे कोलन लगानी पड़ेगी डियर, उसमें मैं कोलन लगाता हूँ, अभी लगाता हूँ। यार तुम्हारा तो आज तुम 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना यार, कोई बात नहीं, वो तुम्हें मिल जाएंगे, तुम छुट्टी का टेंशन मत लो अपने। सर वेट करिए। एक काम करो, यहाँ पे आप ये लगा दो जी सीधा, बस बैटरी डाउन हो गई है। रो पे लग जाए कंप्लीट, ठीक है? इधर देखो जी, ये कंप्लीट रो पे लग जाए। ओके।
क्रेडिट कार्ड वाले वितरण करते हैं। क्या कह रही हैं आप? नहीं अभी चेक करते हैं, मैंने रो पे लगा दिया ना, पहले A1 पे लगा था, मैंने सीधा रो डाल दिया, A1 B1 नहीं डाला, वो रो सिलेक्टेड हो जाएगा। लो जी एक्सपोर्ट टू एक्सेल क्लिक करा, कोई नहीं है डियर, डॉटनेट का यही है, प्रोडक्शन में है। ये देखो जी, ये सिलेक्ट होगी CSC, ऊपर वाली क्यों नहीं हुई सिलेक्ट यार? क्योंकि वो उसकी बनानी पड़ेगी, इनका C बड़ा है। कोई ना, वो सही हो जाएगी, कोई बात नहीं। अच्छा ये लिख लो, इसको इसको मैं कहाँ भेजू, ग्रुप में भेजू इसको? ये नताशा तुम ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज देगी? ये भेज दो, ये वाला कोड का स्क्रीनशॉट ना। ये पता लग गया, ये इंटरेस्टिंग था, इजी भी था और इंटरेस्टिंग भी है, राइट? तुम कर लोगे ना कल को, इसकी EF फाइल वाला सर्च करके इतना तुम कल को तुम्हें करोड़ बना के देना, ये लगा कर दोगे तो बढ़िया लगेगा यार, बंदे ने कुछ काम करके दिया। ये अब सारा भेज दो ना, अंदर वाला कोड कॉपी पेस्ट कर दो, ये अपने आप अपने कोडिंग चेंज कर लेंगे, ठीक है? चलो ठीक है जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं मैं एग्जिट कर रहा हूं, और अब हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए बहुत है, इनफ है। कल को हम मॉडल फर्स्ट अप्रोच नहीं, कोड जो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है उसमें एडिट डिलीट एंड डिटेल करवाने की जरूरत है, कर लोगे? कोड फर्स्ट अप्रोच वाला सेम कोड है, करवाऊं ना ताशा? फिर भी जो आपके पास कोड फर्स्ट अप्रोच